Good morning and welcome back to our class, that is the geography chapter agriculture. Half portion we have done and in your previous video, and today we are going to done the remaining part of agriculture lesson. And before starting that topic, let us discuss the assignments. This is your assignment number 7, in which there are the multiple choice questions. 32 क्वेश्चंस हैं इसमें. आपको एक क्वेश्चन दिया गया था असाइनमेंट नंबर 7. ये क्वेश्चंस थे बेटा आपके अराउंड 32 क्वेश्चंस थे बेटे इसके, और इसके आंसर्स मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ. इससे फिर उसको मैच कर लेंगे आप अपने. ये इसके आंसर्स हैं, ये देख लीजिए. दिस इज द आंसर्स फॉर दीज. इसको अपनी असाइनमेंट देख के इनको कंप्लीट कीजिएगा. एक बार चेक भी कीजिएगा कि आपने क्या आंसर्स उसमें मेंशन किए हैं. And after this assignment, I think we have given the 8th and 9th assignment also. And 8th, according to 8th assignment, जो answers हैं उसके जो हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो बेटा ये आपका 8th असाइनमेंट है. 8th असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पावर शेयरिंग की डेफिनेशन. तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि जिसमें पावर को शेयर करके उसको वो यूज किया जाता है. द पावर इज नॉट इन द वन हैंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो है नेम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. अब ऑर्गन कौन से हैं गवर्नमेंट के, तो हम दो चीज करके उसमें पढ़ी थी हमने, ऑर्गन और लेवल. ऑर्गन कौन से हैं गवर्नमेंट के, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेवल कौन से हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल. सो आंसर क्या है इसका, ऑर्गन कौन से हैं हमारे इसके गवर्नमेंट के, दैट इज द लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं. कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, दैट इज द ब्रुसेल. विच कम्युनिटी इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. कौन सी कम्युनिटी रिच और पावरफुल थी यहाँ पर इसमें बेल्जियम में, तो कौन सी थी, फ्रेंच. नेम द कंट्रीज विद होम बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्री. बेल्जियम किसके साथ बाउंड्री को शेयर करता है, तो क्या थी उसमें, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड. देन कम द एक्सप्लेन द टर्म एथनिक. एथनिक का टर्म हमने उसमें भी किया था कि एथनिक वर्ड का मीनिंग क्या है. तो एथनिक वर्ड क्या है, जिसमें कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कि कॉमन कल्चर हो, कॉमन उनके जो एंशियंट या फिर उनके जो डिसेंट्स हैं वो कॉमन हो, उनके पूर्वज कॉमन हो, उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड कॉमन हो, और एक पर्टिकुलर बाउंड्री में वो लोग रह रहे हों. देन कम हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिटवीन 1970 टू 1993. कितनी बार अमेंड हुआ था, तो इट वॉज 4 टाइम. व्हाट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, तो एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट जो बताई गई थी, जो बनी थी वहाँ पे बेल्जियम में, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रुप जो था उसके, जैसे रिलीजियस है, एजुकेशन अफेयर्स है, उनको पर्टिकुलरली उनको हैंडल करती थी, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करती थी. ये थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट. देन क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज चूजन एज ए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसको चूज किया गया था, तो दैट इज बेल्जियम. देन व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन इन ब्रुसेल. ब्रुसेल में एथनिक कंपोजिशन क्या थी, तो हमने जैसे पढ़ा था डच पूरे ओवरऑल ज्यादा थी, फ्रेंच कम थे, लेकिन ब्रुसेल में उल्टा था, फ्रेंच ज्यादा थे, डचेस कम थे. दैट इज 80-20 का प्रोपोर्शन था वहां पर. तो दिस इज द आंसर्स फॉर योर 8th असाइनमेंट. नाउ दिस इज द 9th असाइनमेंट, जो आपको एग्रीकल्चर लेसन जो टॉपिक हमने करवाया था बेटा, उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस थे. तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज द एक्सप्लेन द टर्म एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर टर्म को एक्सप्लेन करना है. तो आपको मैंने इसमें 2 डेफिनेशंस लिखवाई थी. यू कैन राइट द लिटरल मीनिंग एंड दैट डेफिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर, कि जैसे लैटिन वर्ड है ये, 2 वर्ड से बना हुआ है, एग्रोज एंड कल्चर. एग्रोज का मतलब लैंड, कल्चर का मतलब टिलिंग. तो टोटल दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज द टिलिंग ऑफ द लैंड. अदरवाइज एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, agriculture is an art and scientific approach for the cultivation of various crops with rearing of animals, fishing, forestry, animal husbandry, etc. तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन रेवोल्यूशन.
ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन और अ चेंज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस, जिसमें क्या किया गया था? बाय यूजिंग द साइंटिफिक अप्रोच, बाय यूजिंग द साइंटिफिक इक्विपमेंट टेक्निक्स, वी जस्ट try to increase the quality and quantity of grains, that is the wheat and rice. This is the green revolution, and most probably it was started in 1960s. Then come to the third question. Write one difference between rabi crop and the kharif crop. रबी और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस बताना है आपको। तो इसमें सिंपल डिफरेंस एक क्या लिख सकते हो कि उनके टाइम ड्यूरेशन का लिख सकते हैं कि रबी क्रॉप जो होती है उसको हम लोग कब उगाते हैं? दैट इज सोन इन विंटर, अक्टूबर से दिसंबर में उसको उगाया जाता है, हार्वेस्टेड काट लिया जाता है समर में, अप्रैल जून में। उसकी जब कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, इसको हम खरीफ से कर रहे हैं इसको कंपेयर, तो खरीफ क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती ऑनसेट ऑफ मॉनसून, दैट इज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून, और काटी कब जाती है, हार्वेस्ट की जाती है सितंबर एंड अक्टूबर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस रबी एंड खरीफ क्रॉप। फिर आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ही एक दूसरा नाम है, जिसमें क्या किया जाता है, एक छोटे से लैंड को, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड और द पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट आर बर्न, कट एंड बर्न। स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जला लेना, और उसको हम लोग उनको क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल दे यूज टू कल्टिवेट दैट पीस ऑफ लैंड, एंड आफ्टर सम ईयर्स, दैट इज 3-4 years आफ्टर दैट, they just leave that land as it is and they move to the other land. That is called the slash and burn agriculture. Zoom agriculture का ही एक फॉर्म है ये भी। Then come to the commercial crop. कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच वॉज डन ऑन ए लार्ज स्केल, और जिसमें कि मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर कर मोस्टली जो भी प्रोडक्शन होता है इट वॉज डन ओनली फॉर द commercial purpose, for the trade purpose, for selling it in the other areas. Okay, come to the next question. What is the reason for excess pressure on the land? बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है लैंड पे उसका रीज़न क्या है? तो हमने एक बीच में ये पढ़ा भी था कि ये जो लैंड पे इतना प्रेशर है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या है बेटा? पॉपुलेशन। फर्स्ट रीज़न इज़ द पॉपुलेशन, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ द हमारे यहाँ पे जो वो है टेक्निक है जिसमें कि इनहेरिटेंस लॉ होता है, जिसमें क्या होता है कि फैमिली में जो फादर है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द चिल्ड्रन, और जिससे क्या होता है लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी हो जाती है, और इसी वजह से उसके ऊपर उन लैंड होल्डिंग्स पे, उन छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े उन पे ज़्यादा लोग जो होते हैं निर्भर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस पर। देन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड द एग्रेरियन ये कंट्री? क्यों कहा जाता है इसको एग्रेरियन कंट्री? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर जो है सबसे बेसिक ऑक्यूपेशन है लोगों का, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बेसिक employment of the people, it is the primary activity of the people, and around 2/3 population, that is 63% of the population was engaged in this activity. Then come to the 8th question, what is plantation cropping? प्लांटेशन क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो कमर्शियल क्रॉपिंग का ही एक फॉर्म है ये प्लांटेशन क्रॉपिंग, जिसमें कि एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप जो होती है उसको उगाया जाता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। देन कम टू द 10th क्वेश्चन, विच फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ द प्लांटेशन? प्लांटेशन को और अच्छा करने के लिए मेन जो इसके फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? तो क्या है कि इसमें गुड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज़ जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसको और ज़्यादा डेवलप करते हैं। देन विच मेन क्रॉपिंग पैटर्न आर फॉलोड इन इंडिया? तो देर आर 3 मेन क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज द रबी, खरीफ एंड जायद। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप आर ग्रोन इन रबी सीजन? तो रबी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं? तो रबी सीजन की क्रॉप्स हैं मेनली वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। ये क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे रबी क्रॉप के सीजन में उगाई जाती है। अब जायद सीजन क्या है? तो
तो जायद सीज़न है आपका रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, तो वो जो सीज़न होता है उसको कहा जाता है जायद सीज़न। विच क्रॉप आर ग्रोन इन जायद सीज़न, अब जायद सीज़न में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो कौन सी क्रॉप्स हैं वे, दैट इज़ द वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप, चारे की जो वो फसल होती है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which name primitive subsistence farming in the following states and countries are called, किस नाम से बुलाई जाती है यहाँ पर ये जो जूम कल्टीवेशन जो थी, जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, उसको किस नाम से, प्रिमिटिव को किस नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए झारखंड, झारखंड में इसको कुरुवा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर इसको बुलाया जाता है पोडू या पेंडा के नाम से। देन कम द ब्राज़ील, ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से बोला जाता है। राजस्थान, राजस्थान जो है उसमें इसको वोल्टायर के नाम से बुलाया जाता है। एंड देन कम द इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लादांग के नाम से जानते हैं इसको, लादांग से बुलाया जाता है, लादांग नाम से पुकारा जाता है इसको। तो दीज आर द आंसर्स फॉर द 9th असाइनमेंट एंड आई होप कि आप अपने इस असाइनमेंट्स को टाइम टू टाइम मुझे सेंड कर देंगे। एंड आई थिंक टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर योर 9th असाइनमेंट एंड आई होप कि सभी बच्चे अपने असाइनमेंट्स मुझे टाइम पर सेंड करेंगे, अदरवाइज योर मार्क्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज़ द एग्रीकल्चर। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड different crop pattern in India. And today we are going to discuss about the major crops of India. And basically बेटा आप सबको ही पता है that India is a country of this land that is the agricultural land. और basic जो हमारे यहाँ पे जो occupation है that is the agriculture. Maximum population is engaged in this activity. And variety of food and non-food crops are grown in different part of our country. And basically वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो वेरियस सॉइल, अलग अलग जो क्लाइमेट पाया जाता है, कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस की जाती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे उगाई जाती है। मेजर क्रॉप जो हमारे यहाँ पे उगाई जाती है या ग्रो की जाती है दैट इज़ द राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। And in this topic we are going to discuss about these crops only. For example, that is first crop is, तो बेटा हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं that is the rice, wheat, millets. Millets में हम पढ़ेंगे ज्वार, बाजरा, रागी. Then maize, pulses, दाल, sugarcane, oil seeds, tea, coffee. देन नॉन फूड क्रॉप्स जो होती है उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रबर, कॉटन, जूट। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो ये हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। देन फर्स्ट वी स्टार्ट विद द राइस। तो फर्स्ट इज द राइस, राइस यानी धान, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। पैडी क्या होता है, राइस विद द हस्क। हस्क जब यानी उसके ऊपर से जब हमने भूसा या उसकी जो कवर नहीं हटाई होती है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैडी कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट दैट इज द राइस। राइस क्या है, जो हमारे कंट्री में राइस जो है एक स्टेपल फूड है, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया यूज टू कंज्यूम राइस। राइस को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, विद वेदर इट इज द साउथ और द नॉर्थ इंडिया। इंडिया का जो रैंक है बेटा वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं राइस प्रोडक्शन में, इट इज़ सेकेंड रैंक। सेकेंड रैंक पे आता है इंडिया राइस प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, चाइना के बाद, यानी फर्स्ट में चाइना, उसके बाद इंडिया। देन इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप है ये, यानी कि ये क्रॉप जो होती है ये कब उगाई जाती है, खरीफ के बारे में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि खरीफ क्रॉप कब उगाते हैं, ऑनसेट मानसून में इसको उगाया जाता है, जब बारिश आने वाली होती है उस समय इसको उगा दिया जाता है, धान जो है वो उगा दिया जाता है। एंड खरीफ क्रॉप दैट इज द जून जुलाई में इसको उगाया जाता है। अब जितनी भी तुम क्रॉप्स पढ़ने वाले हो, यू शुड नो अबाउट द जोग्राफिकल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। सो फर्स्ट वी टेक विद द राइस।
कि राइस को उगाने के लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या ज़रूरी है, यानी क्या क्या इसमें जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए इसको उगाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि इट इज़ ग्रोन इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जो है वहाँ पे उगाई जाती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन कौन से हो गए आपके, ये जो हमारे यहाँ पे ये जो एरिया है इसका, यानी कि आपका नॉर्थ, ये साउथ, इसका ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पर उगाई जाती है ये। देन कोस्टल एरियाज जो हैं, कोस्टल एरियाज यानी कि ये जो आपके कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे, इनमें उगाई जाती है ये। देन डेल्टिक एरिया ऑफ इंडिया, डेल्टा जहाँ पे डेल्टाज हैं वहाँ पर भी इसको उगाया जाता है, राइस को उगाया जाता है। यानी कि जहाँ पे डेल्टा बनाती नदियाँ, जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ महानदी का डेल्टा हो गया, यहाँ कृष्णा कावेरी का डेल्टा हो गया, इन एरियाज में भी राइस जो है ये उगाया जाता है। ये मैप में जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पोर्शन है बेटा, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है, राइस को उगाया जाता है। आइए वापस, अब इसमें जब ज्योग्राफी की बात, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हमें मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि इरिगेशन कैसा होता है, मिट्टी कैसी है वहाँ पर, कैसे ही क्रॉप है ये, किस तरीके से की जाती है ये। तो इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, एक अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ, कैनल, ट्यूबवेल वगैरह में, वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है राइस को, जहाँ पर कि लेस रेनफॉल होती है। अगर वहाँ पे अच्छी कैनल या फिर ट्यूबवेल फैसिलिटी है तो वहाँ पे भी उगाया जा सकता है। Then next point for the rice growing, that is it requires fertile loamy soil. कैसी मिट्टी चाहिए, loamy soil चाहिए, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है इसके लिए, and a little clay soil, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी जो होती है वो इसमें, जिसमें कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो मिट्टी इसमें सबसे बेस्ट होएगी। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर जो मैनुअल वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्या किया जाता है, राइस को उगाते समय पहले उसको उगा दिया जाता है, उगाने के बाद जो सैपलिंग्स होती है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको उखाड़ के दूसरी जगह खेतों में जहाँ पानी खड़ा किया जाता है वहाँ पर उनको उगाया जाता है। तो दैट मीन्स कि मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, हाथ से जो काम है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मशीनरीज। ओके, नाउ कम टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है राइस को उगाने के लिए? तो सबसे पहली ही क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है बेटा इसके लिए? इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। राइस को उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही, एक बॉक्स बना दिया जाएगा, क्रॉप लिख दी जाएगी राइस, उसमें पूछा जाएगा टेम्परेचर, देन रेनफॉल। तो टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? अबव 25 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल कितनी चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसको। नाउ ह्यूमिडिटी, नमी कैसी चाहिए? तो इट रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। नाउ द एरियाज वेयर द राइस आर ग्रोन इन इंडिया, तो जितना भी ये ग्रीन पोर्शन जो शेड हो रखा है बेटा, ये सारा आपका वो एरिया है जहाँ पर कि राइस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, ये जो प्लेन है नॉर्थ में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है जिसको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है, कोस्टल एरियाज, ये जो कोस्टल एरियाज हैं और जो डेल्टिक एरियाज हैं, यहाँ पर हमारा राइस जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज द मैप। जब अगर मैप पूछा जाता है आपसे कि लोकेट द राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, तो ये जो एरियाज हैं इसको आप शेड कर सकते हो। सेकेंड जो हमारी क्रॉप है दैट इज द वीट। अब हम वीट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज द वीट। जो मेन क्रॉप है इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सेकेंड इज द वीट। यानी राइस के बाद वीट ऐसी क्रॉप है जिसको कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यूज करती है। मैक्सिमम हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसमें तो वीट ही यूज किया जाता है, और वीट जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया की। देन इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, दैट इज इंडिया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर वहाँ के लोगों का ये मेन फूड है। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ? नॉर्थ यानी कि आपका जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, ये जो एरिया है यहाँ पर जो ये है, वहाँ पर वीट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीरियल है, यानी कि अनाज है। देन इट इज़ अ रबी क्रॉप। ये कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है ये। रबी क्रॉप का मतलब क्या बताया था आपको? कब उगाई जाती है रबी क्रॉप बेटा? रबी क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर।
यानी कि अक्टूबर दिसंबर में उगा ली जाती है। यानी वीट जो है इसमें उगा दिया जाता है विंटर के समय अक्टूबर दिसंबर में, और काट लिया जाता है गर्मियों में। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले जो आपके गेहूं की कटाई हुई है, दैट इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दीज, दैट इज द अप्रैल जून में इसको काट लिया जाता है। ओके देन जब इसकी रैंक की बात करते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया कौन से रैंक पर है, वीट प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो वीट प्रोडक्शन में इंडिया का 4th रैंक है, यानी कि 4थे रैंक पर आता है इंडिया। अब आती है बात कि जोग्राफिकल कंडीशन क्या है इसको उगाने के लिए वीट को उगाने के लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इट रिक्वायर्ड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, एक अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है इसको उगाने के लिए। हैवी टेक्सचर्ड सॉइल विद लाइम, क्लेई लोमी सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये इस सॉइल की ज़रूरत होती है इसको उगाने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट कि ये कैसी क्रॉप है, यानी कि इसमें मशीन्स यूज़ होती हैं या नहीं होती हैं। तो मेनली ये जो क्रॉप है इसमें भी मेन ह्यूमन लेबर जो है वो ज़्यादा लगता है। जैसे जब कटाई होती है या फिर जो इंडिया जैसा कंट्री है वहाँ पर इसमें ह्यूमन लेबर की ज़्यादा यूज़ होता है। देन नेक्स्ट फीचर कि कहाँ उगाया जाता है, तो ये तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर गंगा सतलुज जो प्लेन है वहाँ पर यूपी का, पंजाब हरियाणा राजस्थान दक्कन रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। अब इसके बाद आती है बारी कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए इसको उगाने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए कि जहाँ पर ये अच्छे से उग सके, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए। तो सबसे पहला टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो वीट, सबसे पहले क्या होगा कि ड्यूरिंग ग्रोथ जब इसको उगाया जाता है तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। राइपनिंग यानी इसको पकते समय जब वो पक रहा होता है तो उसके लिए टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब आती है बात इसकी रेनफॉल की, तो रेनफॉल कैसी चाहिए, एनुअल रेनफॉल जो इसको चाहिए इसको वीट को उगाने के लिए, दैट इज़ द 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको उगने के लिए। और 9th क्लास में तुम पढ़ भी चुके हो कि जो विंटर रेनफॉल होती है जो नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप के लिए बेस्ट होती है, रबी क्रॉप को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि वीट को पकने के लिए बेस्ट होती है ये। तो हमारे यहाँ पे अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पर कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो स्टेट्स हैं बेटा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि वीट को उगाया जाता है। अब इसी चीज़ को जब हम लोग मैप में देखेंगे तो मैप में बेटा इसको जब देखते हो तो आपका जो ये जो पोर्शन है जिसको शेड, तो बेटा ये जो रेड पोर्शन है जिसको हमने शेड किया हुआ है दैट इज़ द पंजाब, यहाँ पे हो गया ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान हो गया यहाँ का एरिया थोड़ा सा, मध्य प्रदेश हो गया, और ये बिहार का कुछ पोर्शन हो गया। ये वो एरिया है जहाँ पर कि राइस जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। नाउ कम टू द मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज जिसे कहते हैं, सीरियल जो होते हैं, दैट इज़ द मिलेट्स। तो मिलेट्स के उसमें प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक जो है दैट इज़ द 4th रैंक पे है ये इंडिया। एंड अब मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स आर सीरियल यानी अनाज है जो कि उगाया जाता है, ग्रोन इन द कंट्रीज एंड रीजन विद सॉइल, कैसा, जहाँ पे कि जो रीजन है या फिर जो सॉइल है वहाँ पे कैसी होगी, सैंडी सॉइल या फिर आपकी जो है ग्रेनी जो है वो मोटे ग्रेन्स जो होते हैं उसकी सॉइल होगी। दीज आर ऑल्सो, ये जो मिलेट्स हैं इसको ओट्स भी कहा जाता है या कोरस ग्रेन भी बोला जाता है। एंड दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये जो मिलेट्स हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी न्यूट्रिशियस होते हैं ये। दे आर यूज एज ए फॉडर क्रॉप ऑल्सो, और इसको फॉडर क्रॉप यानी कि जानवरों के चारे के लिए भी यूज किया जाता है। तो मेनली अब आप जो मिलेट्स में पढ़ने वाले हो वो है जवार, बाजरा एंड रागी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में कि ये क्या है क्रॉप, कहाँ उगाई जाती है, कैसा इसको सीजन चाहिए या सॉइल कैसी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं
ज्वार की। ज्वार को सॉर्गम भी कहा जाता है, यानी अदर साइंटिफिक वर्ड जो है इसका सॉर्गम है। तो फर्स्ट दैट फीचर ऑफ द ज्वार कि इट इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद दैट रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के उसमें जब हम देखते हैं तो ये सबसे थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, यानी थर्ड इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा उगने वाली ये जो है क्रॉप है दैट इज द ज्वार। अब इसमें रेन कैसी चाहिए, तो इट इज द रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया वेयर इरिगेशन इज हार्डली नीडेड, यानी रेन फेड है, जहाँ पे बारिश कम भी होती है वहां पर भी इसको उगा लिया जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं होती है वहां पे इजीली इसको उगाया जा सकता है। देन इट इज द बेस्ट, अब सॉइल कैसी चाहिए इसको उगाते हैं, जब इसको सॉइल कैसी चाहिए तो इट इज बेस्ट ग्रोन ऑन ब्लैक और एल्यूअल सॉइल। ब्लैक सॉइल पे या फिर एल्यूअल सॉइल पे सबसे अच्छी उगती है कौन सी क्रॉप, दैट इज द ज्वार। एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए भाई इसको, तो इसको टेम्परेचर चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है उगने के लिए। अब रेनफॉल, तो एनुअल रेनफॉल नीडेड इज बिलो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम जो बारिश है वो बारिश चाहिए यहाँ पर इसको उगने के लिए। अब रीजन्स जहाँ पे इसको उगाया जाता है या हमारे यहाँ पे इंडिया में जहाँ जहाँ पर ज्वार की खेती की जाती है, इसकी जो है फार्मिंग की जाती है, दैट इज सबसे जो मेजर प्रोड्यूसर है इसकी ज्वार का इंडिया में वो कौन सा है बेटे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ज्वार का। अब इसके अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये वो स्टेट हैं जहां पर ज्वार जो है इंडिया में बोई जाती है। देन कम द बाजरा, दूसरा मिलेट क्रॉप है आपका बाजरा, कि बाजरा जो है सेकंड रैंक पे आता है इसमें मिलेट्स में, कि मिलेट्स में जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये दैट इज द बाजरा। तो बाजरा की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक मिलेट क्रॉप है ये भी। देन इट इज ग्रोन वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल पे बहुत अच्छी उगती है ये। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको भाई, तो टेम्परेचर उगते समय इसको चाहिए 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है इसको। एनुअल रेनफॉल जो है इसको, यानी इसको उगाने के लिए जो एनुअली रेनफॉल चाहिए दैट इज 40 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज नीडेड टू ग्रो बाजरा। बाजरा को उगाने के लिए इतनी रेनफॉल की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बाजरे का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, तो बेटे इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान जो है वहां पर बाजरा उगाया जाता है, राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान के अलावा जहाँ पे सबसे ज्यादा ये चीजें उगाई जाती है, बाजरा उगाया जाता है, दैट इज द उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो आपकी बाजरा है ये उसमें उगाई जाती इन एरियाज में। नाउ कम द रागी, रागी क्रॉप जो है ये भी मिलेट्स है, मिलेट क्रॉप है ये भी। और ये कहाँ उगाई जाती है या इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, सो रागी इट इज द रिच इन, ये जो क्रॉप है ये भरपूर है, क्या चीजें हैं इसमें, न्यूट्रिशंस बहुत हैं, दैट इज आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं इसमें। और एक रफेज भी है इसके अंदर जो कि बेसिकली एक हेल्दी डाइट जो है उसके तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। इट इज द बेस्ट ग्रोन इन ऑन द रेड, अब सबसे अच्छी जो मिट्टी चाहिए इसके लिए जिसपे अच्छे से उग सकता है रागी वो है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल में भी हो जाता है, लोमी सॉइल में भी हो जाता है, थोड़ी बहुत जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसमें भी रागी इजीली उगाया जा सकता है। इंडिया में रागी का जो बेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज द कर्नाटका। कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रागी क्रॉप का। अदर प्रोड्यूसर्स जो हैं इसके रागी के वो हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रागी उगाई जाती है। अब रेनफॉल जो चाहिए बेटा इसको उगाने के लिए दैट इज 60 to 80 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। अब टेम्परेचर कितना चाहिए, तो इसको उगाते समय टेम्परेचर 18 डिग्री और पकते समय तक जो टेम्परेचर चाहिए नॉर्मली 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये हो गए हमारे मिलेट्स। तो मिलेट्स के अलावा बेटा मेज की बात करते हैं अब हम लोग।
तो मेज जो है मक्का जिसे कहते हैं हम लोग, वो कैसे उग गया, कहाँ उगता है, कितना क्या चाहिए उसको, रेनफॉल क्या है, वो क्रॉप का स्टेटस वो देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द मेज। मेज जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में। बहुत अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक ऐसी क्रॉप का नाम बताइए दैट इज यूज बोथ एज ए फूड एंड द फॉडर क्रॉप, तो दैट इज अ मेज। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स और एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक एंड द जोग्राफिकल कंडीशन टू ग्रो अ क्रॉप विच इज यूज एज अ फूड एंड फॉडर क्रॉप इन इंडिया, तो उसके लिए हम लोग मेज जो है उसको ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट द मेज इज अ खरीफ क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये? खरीफ क्रॉप है ये भी। देन इट इज द बेस्ट ग्रोन इन ओल्ड एल्यूवल सॉइल, यानी इसको उगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? ओल्ड एल्यूवल सॉइल की जरूरत होती है इसको। अच्छा जो क्रॉप उगेगी मेज की, दैट सॉइल इज नीडेड इज द ओल्ड एल्यूवल सॉइल। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो दैट मेज इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो चाहिए इसको उगाने के लिए दैट इज 21 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको उगाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी के लिए रेनफॉल की बात करते हैं। तो रेनफॉल, द एनुअल रेनफॉल नीडेड इज 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देन अब एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है वहाँ पर इंडिया में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर कर इसके प्रोडक्शन को, यानी कि मेज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी गवर्नमेंट की हेल्प से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। अब इंडिया में मेज़ का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया। कर्नाटका के बाद जो स्टेट्स आते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर मेज का प्रोडक्शन होता है। नंबर 1 इज कर्नाटका, यानी कि सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया में मेज का, दैट इज कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इज द पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें। इंडिया में दालें कहाँ उगती हैं या कितनी उगती हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो बेटा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इंडिया, यानी सबसे ज्यादा उगती भी है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं कौन? इंडियंस, यानी इंडिया जो है सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है। देन इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल। प्रोटीन और मिनरल का बहुत बड़ा स्रोत है ये, सोर्स है ये। तभी हम कहते हैं कि दाल ज़्यादा खाया करो, दाल खानी चाहिए ताकि न्यूट्रिशंस मिले आपको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पुअर मैंस मीट। इसको गरीब आदमी का या गरीब का वो भी कहते हैं मीट। मीट जैसे कहते हैं ना कि शाही भोजन, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए मीट इज़ द बेस्ट। तो वैसे ही गरीब का मीट क्या है? दैट इज़ पल्सेस। एक वो है, ये एक फ्रेज है, दैट्स ऑल। एंड दिस इज दैट इज द पल्सेस। पल्सेस इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप है ये। लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार, जिसमें फलियों में जैसे पीज है, मटर है, दाल है, ये सब इनकी फली लगती हैं और फली सूखने के बाद उसमें से ये निकाली जाती है दाल वगैरह। तो ये क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। दे आर ग्रोन इन रोटेशन। अब एक और फायदा क्या होता है बेटा कि ये जो क्रॉप है इसको रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो की जाती है उसमें इसको यूज किया जाता है, ताकि क्या होता है कि पल्सेस जो होती हैं हेल्प करती हैं रिस्टोर करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके, वो जो प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, उसके द्वारा वो इसके न्यूट्रिशंस को रीगेन करने में हेल्प करती है सॉइल को। मेनली इंडिया में जो पल्सेस उगाए जाते हैं वो कौन सी हैं? तूर, जिसको अरहर कहते हैं हम लोग, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्रेन्स, ये सारे जो हैं आपकी दालें हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। अब दाल को यानी पल्सेस को उगाने के लिए द रेनफॉल एंड द टेम्परेचर नीडेड टू ग्रो दैट pulses is, first is that we take with the rainfall. The annual rainfall needed to grow pulses is 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यानी कि उगने के लिए अच्छी दाल जो है वो उगे, उसके लिए एनुअल रेनफॉल जो है वो कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए।
टेम्परेचर टेम्परेचर जो उसको ज़रूरत है, एनुअल टेम्परेचर जो है, यानी जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर जो है वो चाहिए कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए इसको उगाने के लिए। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर पल्सेस उगाई जाती हैं, तो वो क्या है बेटे, आपके 4 एरियाज हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। जब इसी को हम लोग मैप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहाँ कहाँ शो करोगे आप, ये देखिए बेटे मैप में जब हम इसको शो करते हैं तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये वाला एरिया मध्य प्रदेश का हो गया, यानी यहाँ पर उगाई जाती है। देन महाराष्ट्र का ये एरिया होगा आपका, उत्तर प्रदेश का ये एरिया होगा, राजस्थान का ये एरिया हो गया। तो ये क्या है, वो एरियाज हैं जहाँ पर की पल्सेस दाल जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे उगाई जाती है। नाउ कम टू द ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में जब हम इंडिया की बात करते हैं बेटा, तो इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया में अराउंड 12% जो है एरिया इंडिया का वो ऑयल सीड प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है। और मेजर हमारे यहाँ पे जो ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं दैट इज द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, दैट इज द तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ये वो सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इनका यूज क्या किया जाता है। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल, जो इसमें से ऑयल निकाला जाता है, इट इज यूज्ड एज ए कुकिंग मीडियम, खाना पकाने के लिए, एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है ऑयल सीड्स को। और इंडिया जो है भाई, इसमें जो प्रोड्यूसर की बात करते हैं हम कि इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है अलग अलग इन ऑयल सीड्स का, तो वो देखते हैं। तो इंडिया में बेटा इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड नट जो है उसका प्रोड्यूसर गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु है। ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन सा है हमारे यहाँ पर, तो ऑयल सीड जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है वो एरियाज देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ये वो एरियाज हैं जहां पर कि ऑयल सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ आपका ये ऑयल सीड का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना। चलिए अब हम बात करते हैं शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना। शुगर केन इज a crop that is the ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जा सकती है, सब ट्रॉपिकल एरिया जो इंडिया का वहाँ पर भी उगाई जा सकती है। हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है जिसकी वजह से दो से जो आपके रीजन बन जाते हैं, ये सीजन रीजन बनते हैं, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया में ये दोनों ही सीजन हमारे यहाँ पे रीजन है और यहाँ पे ये क्रॉप जो है शुगर केन इन एरियाज में उगाई जाती है। ये क्रॉप कैसी होती है, तो इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, एक प्लांटेशन क्रॉप है ये। इंडिया का रैंक जब हम बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पर पोजीशन है इसकी, तो सेकंड रैंक पर इंडिया आता है। किसके बाद, ब्राज़ील के बाद। यानी ब्राज़ील में शुगर केन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट रैंक पे ब्राज़ील है, तो सेकंड रैंक पे कौन आता है, दैट इज इंडिया। नाउ कम टू द this geographical condition to grow this. That is the first one is that it needs intensive manual labor. manual labor चाहिए इसको भी, यानी हाथ से काम ज़्यादा होता है यहाँ पर। किस समय, जब इसको बोया जाता है या फिर इसको काटा जाता है, यानी कि during the sowing and the harvesting season the manual labor is mostly used. It is the best growing on the fertile and the well drained soil. That means कि जहाँ पे fertile soil है, अच्छी उर्वरक है, यानी अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पे well drained soil है, वहाँ पर शुगर केन बहुत अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो बेटा ये इसकी जोग्राफिकल कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की। तो क्लासी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसको उगाने के लिए। तो सबसे पहले जब हम गन्ने को उगाते हैं, व्हेन वी ग्रो दैट सो द शुगर केन, इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत इसको होती है। देन एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं अब हम लोग। तो एनुअल रेनफॉल नीडेड
इज 75 टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की इसको ज़रूरत होती है। यानी कि जब ये उगाया जाता है तो मतलब टोटल जो इसको रेनफॉल चाहिए दैट इज 75 टू 100 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर जो चाहिए इसको 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको उगाने के लिए। किसको? गन्ने को, यानी कि शुगर केन को उगाने के लिए। और इंडिया में हमने इसकी बात कर ली थी कि रैंक क्या है, सेकेंड रैंक पे है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाया जाता है शुगर केन। फिर बात करते हैं बेटे हम लोग कि मेन रीज़न टू ग्रो शुगर केन, यानी कौन सा एरिया है जहाँ पर शुगर केन बेस्ट उगाया जाता है या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर शुगर केन को उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज है ये। अब शुगर केन से हम शुगर तो बनाते ही बनाते हैं, बट इससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो शुगर केन से शुगर, गुड़ को जिसको जागरी भी कहा जाता है, खांडसारी एंड मोलासेस जो है ये चीज़ें बनाई जाती हैं। किससे? शुगर केन से ये चीज़ें बनाई जाती। दैट मीन्स कि शुगर केन इज यूज टू प्रोड्यूस ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि शुगर केन जो है इसको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये प्लांटेशन क्रॉप है। इंडिया में सेकेंड रैंक पे आती, वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे आती है। और इसको उगाने के लिए मैनुअल लेबर चाहिए और मिट्टी, इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल जैसी जो है वो वहाँ पर भी अच्छी होती है। और उत्तर प्रदेश में जैसी सॉइल है आपकी, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, वहाँ पर भी अच्छी उपज होती है इसकी। एक और चीज़ कि शुगर केन का जो बेटा प्रोडक्शन है, जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है वहीं पर नियर बाई इसकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो नियर। अब इसी को जब हम लोग मैप में देखते हैं कि द एरिया वेयर द शुगर केन इज ग्रोन इन इंडिया, तो यूपी ये रहा, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र का ये एरिया हो गया, कर्नाटका का एरिया हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना का कुछ यहाँ पे पोर्शन हो गया, आंध्र प्रदेश का ये एरिया हो गया। ये वो एरियाज है जहाँ पर कि शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। नाउ टेक द अदर क्रॉप दैट इज द टी। अब हम टी की बात करते हैं कि टी कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, या टी का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो जो टी एक ऐसी ऐसी क्रॉप थी जो सबसे पहला यूरोपियन जब हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो सबसे पहले प्लांटेशंस जब उन्होंने शुरू करा था करना, वहाँ पर सबसे पहली क्रॉप जो थी ये टी ही थी जिसको इन्होंने उगाया था। टी प्लांटेशन जब बनाए थे इन्होंने, और इंडिया के लोगों को वहाँ पे एज ए लेबरर की तरह उनको यूज़ करते थे। तो टी एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज यानी कि जो पेय पदार्थ है, पीने वाली जो ड्रिंक है, दैट इज द टी। इट इज़ अ प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग है ये। और जब भी आपको मैंने बताया था दैट इज ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड में बेटा थर्ड रैंक है। उससे आगे कौन है? चाइना और टर्की, ये उनके आगे है। और उसके बाद थर्ड रैंक पे इंडिया आता है प्रोडक्शन के उसमें स्टैंडर्ड पे। देन द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो टी, तो उसमें हम बात करते हैं यानी कि चाय पत्ती को उगाने के लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए। सबसे पहला, इट इज़ ग्रोन ऑन द डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जो बहुत ही गहरी और फर्टाइल जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वहाँ पर चाय पत्ती उगाई जाती है। ये भी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ पे जो मैनुअल वर्क होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि चाय पत्ती के जो पत्ते होते हैं, जो पौधा है उसके पत्तों को एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाती है, उसके बाद सबसे ऊपर के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ा जाता है उसको। और ये चीज़ बहुत ही ध्यान से किया जाता है, मैनुअली किया जाता है। और इसमें इसीलिए बहुत ही एबेंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ते और स्किल्ड कुशल लेबर्स की ज़रूरत होती है। द प्लग लीफ, जो उससे प्लग करे तोड़े हुए जो पत्ते होते हैं, आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू मेंटेन द फ्रेशनेस। उनको तुरंत वहीं से टी गार्डन में से तोड़कर
तुरंत इसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि इनकी जो फ्रेशनेस होती है वो मेंटेन की जा सके। देन द क्लाइमेटिक कंडीशन नीडेड टू ग्रो दिस टी प्लांट्स। तो सबसे पहला कि टी को उगाने के लिए पहला ये क्रॉप कैसा है, वही कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है टी प्लांट। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, गर्म भी हो और मॉइस्ट भी हो, जैसा कि हमारा वहाँ पे उस एरिया में होता है। ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या आसाम वगैरह, वहाँ पर गर्मी भी होती है और नमी भी होती है वहाँ पर। frequent shower evenly distributed over the year and show continuous growth of tender leaves, यानी कि लगातार इवनली हर जगह पे इक्वल जो बारिश होती है पूरे पूरे साल उस एरिया में, उसकी वजह से प्लस और वो हेल्प करती है इसकी ग्रोथ को, प्लस जो टेंडर लीव्स होते हैं, जो उसके ऊपर पके हुए जो लीव्स होते हैं कंटिन्यूअस, उसको उगने में हेल्प करता है ऐसा क्लाइमेट। एवरेज टेम्परेचर जो बेटा इसको उगने के लिए चाहिए, चाय पत्ती को उगाने के लिए जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर चाहिए इसको। एनुअल रेनफॉल देखते हैं तो अबव 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए इसको उगने के लिए। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर चाय पत्ती जो है ये उगाई जाती है या चाय उगाई जाती है, मैप में देखिए बेटा। तो मैप में ये जो लाइन वाला जो पोर्शन है वो चाय पत्ती का है आपका, वो देखना ध्यान से। तो इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो ऊपर देखिए पहले आसाम, ये आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया हो गया, यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो त्रिपुरा का एरिया हो गया साइड में, यहाँ पर कर्नाटका, केरला, देन तमिलनाडु का ये हिस्सा, ये यहाँ पर आपकी ये जो चाय पत्ती है ये उगाई जाती है, यानी टी प्लांटेशंस जो हैं यहाँ पर हैं, यहाँ पर टी का प्रोडक्शन किया जाता है, टी लीव्स का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ कम टू द अदर बेवरेज क्रॉप, दूसरी बेवरेज क्रॉप है ये भी, दैट इज द कॉफी। कॉफी के प्रोडक्शन में बेटे इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में दैट इज द 7th रैंक, और उससे पहले फर्स्ट रैंक पे कौन है, ब्राजील है। ये क्रॉप कैसी है, बेवरेज क्रॉप है ये भी प्लांटेशन फार्मिंग में होती है। इंडिया में मोस्टली जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड में जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका 4% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 4% इंडिया में उगाई जाती है कॉफ़ी। कॉफ़ी किससे बनती है, जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसमें जो पकने के बाद जो उसके फ्रूट्स होते हैं, वो बीज जो होते हैं उनको सुखाया जाता है, उनको रोस्ट करके पीस के जो पाउडर बनता है उससे कॉफ़ी प्रिपेयर की जाती है। एंड इंडियाज कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर द गुड क्वालिटी। इंडिया की कॉफ़ी जो है वर्ल्ड में जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए वर्ल्ड में भी जानी जाती है। और वैसे अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह की कॉफ़ी की वैरायटी होती है, एक अरेबिका, एक रोबस्टा, ये 2 नाम की होती हैं कॉफ़ीज़। तो अरेबिका जो है हमारे यहाँ पे पाई जाती है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, एंड विच इज़ इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड ऑन द हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इंडिया में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये जो क्रॉप है ये उगाई जाती है, कॉफ़ी की क्रॉप जो है ये उगाई जाती है। अब इसको उगाने के लिए क्रॉप्स को, इस कॉफ़ी क्रॉप को ग्रोथ करने के पर्पज से द सॉइल नीडेड, कैसी सॉइल चाहिए उसके पहले बात करते हैं हम लोग। तो टू ग्रो कॉफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल विद ह्यूमस इज़ नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए ये वाली सॉइल जो है इसकी ज़रूरत होती है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत इसको होती है। देन एनुअल रेनफॉल, तो एनुअल रेनफॉल इज़ 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है यहाँ पे इसके प्रोडक्शन के लिए। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो कहाँ होती है बेटे, कर्नाटका में होती है। कर्नाटका के बाद आते हैं नीलगिरी हिल्स केरला में और तमिलनाडु, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो रैंक में वर्ल्ड में कहाँ थी, 7th रैंक पे थी। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है, ब्राज़ील है।
और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है कॉफ़ी? कर्नाटका। कर्नाटका के अलावा केरल और तमिलनाडु, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। तो अभी जो दो आपको मैंने बताई थी कॉफ़ी की वैरायटीज़, दैट इज़ द अराबिका एंड रोबस्टा। चलिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्रॉप्स के बारे में, यानी कि फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज़ द नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाई नहीं जाती हैं, दैट इज़ यूज फॉर द वेरियस पर्पस, वेरियस प्रोडक्ट्स, उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रबर की, कि रबर जो है वो कैसी क्रॉप है, कैसे उगाया जाता है, क्या चाहिए उसको, क्या जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये। तो फर्स्ट वी टेक विद द रबर। रबर इज अ नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप है ये, तो फाइबर क्रॉप है, जिससे फाइबर होता है, फाइबर से जो आपका वो बनता है, कोई धागा बनता है, धागे से जो हम लोग कोई वो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हैं, तो फाइबर क्रॉप है। इससे फाइबर्स निकलते हैं जिसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल्स के पर्पज से। इट इज़ अ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्रॉप है, प्लांटेशंस में उगाई जाती है ये भी। और इंडिया का रैंक रबर में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड में, इंडिया 4th रैंक पर है, यानी कि प्रोडक्शन के पर्पज से इंडिया ऑन द 4th रैंक। नाउ द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो रबर। रबर को उगाने के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या चाहिए इसको? तो सबसे पहला देखिए बेटा, इट इज़ वेल ग्रोन ऑन द वेल ड्रेन लेटराइट एंड द लॉमी सॉइल। लेटराइट और लॉमी सॉइल में सबसे बेस्ट जो है ये उगाई जा सकती है। अब क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको उगाने के लिए, यानी जब आपको रबर उगानी हमें तो कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? तो सबसे पहला इक्वेटोरियल क्रॉप है ये। इक्वेटर यानी इक्वेटर के आसपास जो उगाई जाती है, गर्मी चाहिए मतलब कि इसको। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट थोड़ा सा नमी वाला, ह्यूमिड चिप जो आपका मॉइस्चर कंटेंट जो क्लाइमेट होता है वो चाहिए रबर को उगाने के लिए। और टेम्परेचर कैसा चाहिए? तो टेम्परेचर इज अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको। देन कम टू द एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल नीडेड टू ग्रो रबर इज अबव 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही बारिश की ज़रूरत होती है रबर को उगाने के लिए। अब रबर के मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है बेटा? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रबर का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। मैप में जब हम इसी चीज़ को देखते हैं तो वो कहाँ कहाँ इसकी लोकेशंस आपको बतानी है वो देखिए। अब इंडिया के मैप में बेटे जब हम रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज बताएंगे तो ये हो गया आपका केरल, केरल का एरिया हो गया, कर्नाटका का हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये वो एरियाज है जहाँ पर कि रबर जो है वो उगाई जाती है इंडिया में। रबर्स का प्रोड्यूसर एरियाज है, दैट मीन द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु and some parts of this Andaman and Nicobar Islands where the rubber is produced in India. And India is on the which rank? India is on in producer of this rubber. It is on the 4th rank. Then come to the cotton. Cotton के production में इंडिया का जो rank है बेटे, that is the 4th rank. India is on the 4th rank in production of cotton in the world. Now इट इज़ ऑल्सो फाइबर क्रॉप, एक फाइबर क्रॉप है ये, एंड खरीफ क्रॉप भी है ये। खरीफ क्रॉप है यानी कि ये खरीफ सीजन में उगाई जाती है। इट इज़ अ नेचुरल प्लांट फाइबर। इससे जो प्लांट फाइबर जो होता है, जो कॉटन से जो फाइबर बनता है, टेक्सटाइल बनता है, जो कपड़ा बनता है, यानी कपड़ा बनाने के भी इसमें यूज़ की जाती है ये। एंड इंडिया इज़ बिलीव टू बी द, इंडिया को माना जाता है कि इंडिया इसका ओरिजिनल होम था, यानी कि यहीं से शुरुआत मानी जाती है कॉटन की उगाने की, या कॉटन प्लांट की शुरुआत इंडिया को ही माना जाता है, ओरिजिन प्लेस मानी जाती है ये। और कॉटन जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है क्या? कॉटन। इंडिया इज़ ऑन द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इसके प्रोडक्शन में। नाउ द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस कॉटन इज
दैट कि क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए कॉटन को उगाने के लिए, वो देखते हैं हम। ओके, फर्स्ट इसमें क्या चाहिए बेटे, इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल टू ग्रो। हमने जब सॉइल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल किसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल इज वेरी फेवरेबल या बेस्ट टू ग्रो कॉटन। देन इट वेल ग्रोज इन द ड्रायर रीजन ऑफ दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू के ड्रायर रीजन में इसको बेस्ट जगह है जहाँ पे इसको उगाया जा सकता है कॉटन को। अब कॉटन को उगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या चाहिए, यानी कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको उगाते समय, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड इट रिक्वायर लेस इरीगेशन एंड लाइट रेनफॉल। हल्की इरिगेशन और कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसको उगाते समय। हाँ, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए जहाँ पे कि फ्रॉस्ट ना पड़े, ये आपकी बर्फ़ या फिर आपका जो होता है ना इसको ये, तो फ्रॉस्ट का मतलब पाला, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठंड नहीं पड़नी चाहिए इतनी, पाला जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। एंड टू रिक्वायर फॉर द कल्टीवेशन ब्राइट सनशाइन चाहिए। जब ये उग रही होती है तो अच्छी सनशाइन चाहिए इसको उगते समय। एंड इट रिक्वायर्स अबाउट 6 to 8 months टू मैच्योर। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको पकने के लिए। जो कॉटन होती है उसको पकने के लिए 6 से 8 महीने चाहिए। फिर उसमें से कॉटन बॉल्स निकलती हैं। कॉटन बॉल्स में से ही रुई जो होती है, जब वो पक जाती है कॉटन बॉल्स, तो वो एकदम से एक्सप्लोज हो जाता है। एक्सप्लोज से उसमें से वो रुई निकलनी शुरू हो जाती है और उसको फिर तोड़ के उसको प्लग करके उन बॉल्स को उसमें से उसको सीड्स को अलग किया जाता है, जिसको गिनिंग कहा जाता है। उसके बाद उसको अलग अलग करके वीविंग वगैरह, क्रडल होता है, वीविंग किया जाता है, फिर स्पिनिंग होता है। ये सारा प्रोसेस है जिसमें कि टेक्सटाइल उसमें यूज़ किया जाता है। तो मेन रॉ मटेरियल क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, दैट इज़ कॉटन। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्या है बेटे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र है सबसे फर्स्ट रैंक पर, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आते हैं। इसके प्रोडक्शन की जब हम लोग बातें करते हैं कि प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ पर ये उगाया जाता है, तो मैप में अब इसी चीज़ को देखेंगे हम कि मैप में कहाँ पे उगाया जा रहा है। ये देखो बेटे, तो जैसे भी हमने कहा था सबसे पहले महाराष्ट्र की बात की थी, तो महाराष्ट्र में ये एरिया हो गया आपका, गुजरात का ये एरिया हो गया, मध्य प्रदेश ये हो गया, कर्नाटका साउथ में यहाँ पे आ गया आपका, साउथ में कर्नाटका हो गया, देन तमिलनाडु हो गया। तो ये वो एरियाज़ है जहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की। जूट जिसको हिंदी में पटसन भी कहा जाता है। तो जूट भी जैसे भी हमने पढ़े फाइबर क्रॉप्स का पढ़ा था, तो जूट भी एक फाइबर क्रॉप ही है। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर क्रॉप एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर, क्योंकि जो जूट है वो दिखने में कैसा दिखाई देता है, ब्राउनिश कलर का, गोल्डन कलर का दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको। इट इज़ यूज टू मेक गनी बैग। इसका काम क्या है, कहाँ पे यूज होता है, ये बनाने में क्या काम आता है ये, तो गनी बैग जो होती है बोरियां बनाने में काम आता है, रोप बनाने में, यान में, गारमेंट्स जो होता है उसमें, और भी बहुत सारी जो आर्टिफैक्ट्स होती हैं, सजावट की चीज़ें, उनमें इसको यूज़ किया जाता है, जूट को यूज़ किया जाता है। देन जोग्राफिकल कंडीशन नीडेड टू ग्रो जूट। अब जोग्राफिकल कंडीशन क्या है इसको उगाने के लिए, तो सबसे पहला जूट को उगाने के लिए वेल एंड ग्रो वेल, अच्छी उगती है किस पे, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे। वेल ड्रेन्ड जो फर्टाइल सॉइल्स है उसके ऊपर बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है, यानी अच्छा प्रोडक्शन होएगा उस पे इसका। इन द फ्लड प्लेन एरिया, जो फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ पे बाढ़ आती रहती है, जो एरिया उससे बना हुआ है, सॉइल न्यूड, जहाँ पे हर साल जो मिट्टी है वो नई होती है, बाढ़ आती है, पानी आता है, मिट्टी भी आती है साथ में, पानी सूख जाता है, मिट्टी वहीं रह जाती है, नई मिट्टी बन गई, तो वहाँ पर ये जो मिट्टी होती है ये बेस्ट होती है जूट के उगाने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। देन कम्स द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसको उगाने के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, यानी मौसम कैसा चाहिए इसको उगाने के लिए, तो सबसे पहला इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको उगाने के लिए।
high temperature required during its growth. Then that means कि when we grow it is the temperature or the humidity is the humid and the climate is hot. But during the growth, जब उसको उगा रहे होते हैं तो it requires high temperature. एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं तो इट नीडेड अबव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है इसकी ज़रूरत होती है. अब वो कौन सा एरिया है बेटे जहाँ पर कि इसको उगाया जाता है. तो जब उगाने वाली बात कर रहे हैं हम लोग तो सीधा मैप पे आ जाते हैं हम कि कहाँ उगता है ये. तो देखिए मैप में आप जो ये आपका रेड शेडेड एरिया है उसको देख लीजिए. तो रेड शेडेड एरिया में सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका आसाम, देन बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय. ये जो एरियाज हैं आपके इनमें रबस इसका प्रोडक्शन होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है. और जूट जो है बेटा इसको उगाया क्या मतलब कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है कि जूट के पौधे को जब वो हो जाता है रेडी तो उसको काट लिया जाता है, उनकी टहनियों को काट लिया जाता है. उन टहनियों को एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें पानी भरा होता है उसके अंदर डिप कर दिया जाता है. और डिप करने के बाद इसमें से जो लैक्टिक एसिड वो निकलता है यानी चिपचिपा उसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट निकलता है, उसको उससे अलग करके इसको टहनियों को सुखा दिया जाता है. और सूखने के बाद क्या होता है कि सूखने के बाद जो इसके में से जो रेशे निकाले जाते हैं, जो फाइबर निकाले जाते हैं, उसको फाइबर के तौर पे यूज किया जाता है. तो इस तरीके से वो जो लैटेक्स होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें उस लैटेक्स को अलग करके इस तरीके से जूट को प्रोड्यूस किया जाता है. और ये जो फाइबर्स होते हैं इसको यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. अब इंडिया में जब तक इंडिया जो थी आज़ाद नहीं हुआ था हमारा कंट्री, उससे पहले यानी कि 47 से पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा जो था जूट प्रोड्यूस किया जाता था. इंडिया में इंडिया इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसी दौरान हमारे यहाँ पे ये जो पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उसमें ये जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न जो ये था पाकिस्तान जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया थे बेटे इसके प्रोडक्शन का एरिया वहीं पर था. यानी वो एरिया था जो ये आपका बांग्लादेश का ये एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता था वर्ल्ड का. लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि वो एरिया चला गया किसके पास, पाकिस्तान के पास, यानी कि बांग्लादेश के पास चला गया. और हमारे पास रह गई सिर्फ मिल, यानी जहाँ पे मिल्स में जो ये बनाया जाता था जूट की चीज़ें, वो मिल तो हमारे यहाँ पर रह गई. और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो मैक्सिमम बांग्लादेश की तरफ चला गया. इसीलिए हम लोग अब वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आते हैं आफ्टर बांग्लादेश. वन मोर थिंग दैट द जूट इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में अपना जो मार्केट है उनकी वो बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द जूट इंडस्ट्रीज लूजिंग द मार्केट. तो क्या रीज़न है, एक तो हाई कॉस्ट होता है इसके प्रोडक्शन में, हाई कॉस्ट लगता है, बहुत पैसा लग जाता है. एंड बेसिकली जो सिंथेटिक फाइबर आ गया है, जो अब इंडस्ट्रीज में नया एक फाइबर जो कि सिंथेटिक फाइबर है, उसकी अपेक्षा जब दैट when we compare this fiber with the synthetic fiber, it is durable and mostly it is cheaper than this your jute. एंड पैकेजिंग मटेरियल वगैरह इन सब चीज़ों में भी इसका जो यूज़ होता है वो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू जूट प्रोडक्ट्स. और दैट इज़ वाई जूट इंडस्ट्री जो है अपनी मार्केट को बहुत ही लूज हो गई, यानी कि वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही है इन सब चीज़ों का. जूट की जो कंपनीज है या जो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं वो इसको फेस नहीं कर पा रही हैं. नाउ कम्स टू द हॉर्टिकल्चर. अभी तक जो क्रॉप्स हम कर चुके हैं वो फिनिश हो गई हैं. अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होती है. तो हॉर्टिकल्चर क्या है, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. तो हॉर्टिकल्चर इसमें बेसिकली हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करने वाले जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. तो यूजुअली वेजिटेबल्स रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ. वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा समय नहीं चाहिए उगने के लिए, एंड दे कैन बी ग्रोन इन द जायद सीजन और द अल्टरेशन विद द सीरियल क्रॉप
इन द रबी एंड द खरीफ सीजन। जब हम लोग उसको चेंज करते हैं जायद सीजन, जैसे रबी क्रॉप काटी है, हम लोग खरीफ उगा रहे हैं, खरीफ काटी है, रबी को उगाते हैं, उस समय का जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको जायद सीजन कहते हैं। इस जायद सीजन में ही जो है जो चेंज की जाती है क्रॉप्स, उस समय बेसिकली ये जो आपकी हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेबल्स जो हैं ये उगाई जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो हैं हमारे यहाँ पे जो उगाए जाते हैं वो प्लांटेशंस के थ्रू होते हैं। इंडिया में बोथ ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स जो हैं दोनों ही उगाए जाते हैं। तो अब हम इस सभी एक एक करके इन फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हमारे यहाँ पे उगाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर ये जो है इसको उगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो की। तो मैंगो जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर होता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उगता है। देन कम द ऑरेंज। ऑरेंज नागपुर फेमस है उसके लिए, नागपुर, चेरापूंजी जो कि मेघालय में, वहाँ पर ऑरेंज की प्रोडक्शन होती है। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम में उगाया जाता है। पाइनएप्पल, अनानास मेघालय में होता है। ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेती जो होती है वो कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। लीची, पियर, एप्रिकॉट्स और जो वॉलनट हैं ये उगाए जाते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में उगाए जाते हैं। यानी ओवरऑल ये क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ पे उगाई जाती हैं और इनका प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। तो ये अभी तक जो आपने पढ़ी है बेटा ये क्रॉप्स थी जो जो इंडिया में उगाई जाती हैं, उनके रैंक्स पढ़ लिए हमने। वर्ल्ड में कौन से रैंक पे उसके प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा स्टेट है जो उनको प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं ये क्रॉप्स, क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसको उगाने के लिए। दैट इज़ द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक्स, दैट इज़ द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो बेटा आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होंगी टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, दैट इज स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर स्टेटस इन इंडिया। और दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा, उसमें हम जीन रेवोल्यूशन और जो जो चेंजेस किए हैं हमने उसमें एग्रीकल्चर में, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप दैट जो भी अभी तक हमने किया है यू आर अंडरस्टूड एंड अपने जितने भी असाइनमेंट्स अब जो रिमेनिंग है उसको आप बेटा जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। आपस आपको मैं बता रही हूँ कि ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, इसके मार्क्स लगेंगे आपके और इसलिए इसको टाइम टू टाइम अपना सेंड करते रहिए, बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत ना पड़े हमें आपकी। तो नेक्स्ट उसमें टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वापस मिलेंगे अपने इन बाकी टॉपिक्स के साथ। ओके एंड हैव ए नाइस डे।